रेड्डी जी और आज बीजेपी में जिन्होंने योगदान की है, परम आदरणीय शशिधर रेड्डी जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आपको स्वागत करता हूं और हमारे लिए ये एक बड़े महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे देश के आदर्शवादी नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और इस यात्रा में शामिल होने के लिए आज शशिधर रेड्डी जी ने बड़े दिल से भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है। तो आप देख रहे थे नई दिल्ली के भाजपा मुख्यालय से प्रेस वार्ता, जहां एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत तेलंगाना के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एम शशिधर रेड्डी भाजपा में शामिल हुए और ये एक तरह से तेलंगाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी झटका है और निश्चित तौर पर भाजपा इससे राज्य में मजबूत होती दिखेगी। फिलहाल इसमें इतना ही। हम आगे बढ़ेंगे, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महान अहोम सेनापति लचित बरफुकन की 400वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में हुए शामिल। कहा, आजादी के बाद हमें वो इतिहास पढ़ाया गया जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र। मेधावी छात्राओं को मुफ्त साइकिल, मासिक स्कॉलरशिप, झुग्गी झोपड़ी निवासियों को पक्के मकान और महिलाओं द्वारा संचालित 50 अन्नपूर्णा रसोई जैसे वादे किए शामिल। अन्य दलों का प्रचार भी जारी। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जनसभाओं को किया संबोधित। राज्य की भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का किया जिक्र। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। नहीं थम रहा राजस्थान कांग्रेस में मचा घमासान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सचिन पायलट को गद्दार कहे जाने के बाद सचिन खेमे का जवाबी हमला। मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा, सचिन पायलट के साथ हैं 80% विधायक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय संवाद 2022 को किया संबोधित। कहा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र न केवल क्षेत्रीय बल्कि व्यापक वैश्विक समुदाय के आर्थिक विकास के लिए बना महत्वपूर्ण। तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया। जीत के लिए मिले 307 रनों के लक्ष्य को 47.1 ओवर में 3 विकेट खोकर किया हासिल। टॉम लैथम और कप्तान केन विलियमसन ने खेली जिताऊ पारी। इन खबरों को विस्तार से देखते हैं और लचित बरफुकन की 400वीं जयंती वर्ष के समापन समारोह में प्रधानमंत्री ने आज शिरकत की। विज्ञान भवन में आयोजित एक प्रदर्शनी का भी प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। ये प्रदर्शनी लचित बरफुकन की जीवन यात्रा को दिखा रही है। लचित बरफुकन असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध सेनापति थे। 1671 में मुगल सेना के खिलाफ सरायघाट की निर्णायक लड़ाई उन्होंने लड़ी और असमिया सैनिकों की रणनीति और कुशलता के आगे औरंगजेब की मुगल सेना को हार स्वीकार करनी पड़ी। 24 नवंबर साल 1622 में लचित बरफुकन का जन्म अहोम साम्राज्य के 10वें राजा प्रताप सिंह के प्रधान सेनापति मोमाई तामुली बोरबरुआ के घर पर हुआ था। लचित बरफुकन को अहोम साम्राज्य के राजा चक्रध्वज सिंह ने अपना प्रधान सेनापति बनाया था और साल 1667 में गुवाहाटी को मुगल सेना के कब्जे से छुड़ाने का अभियान शुरू हुआ। लचित ने असमिया सैनिकों में आत्मगौरव का भाव भर अद्वितीय युद्ध कौशल से भरी सेना का गठन किया। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अहोम समुदाय के पारंपरिक प्रार्थना गीत आइसिंग लाव की प्रस्तुति भी की गई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर अहोम समुदाय के महान सपूत लचित बरफुकन को पुष्पांजलि अर्पित की।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री को वीर लचित बरफुकन की प्रतिकृति भेंट की। साथ ही हेंगदांग भी भेंट किया। हेंगदांग जो कि पारंपरिक अहोम हथियार है और प्रधानमंत्री को ये भेंट किया गया। और महान योद्धा वीर लचित बरफुकन की जयंती वर्ष समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक पुस्तक का भी विमोचन किया। और समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत के इतिहास में कई आक्रांताओं के जुल्म के कारनामे दर्ज हैं, लेकिन समय समय पर कोई ना कोई विभूति ने नेतृत्व किया और देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को बनाए रखा। इसी गौरवशाली परिपाटी में महान योद्धा और वीर लसित भी थे, जिन्होंने औरंगजेब की सेना को शिकस्त दी। और प्रधानमंत्री ने बताया कि दुनिया में भारतीय सभ्यता का विशेष स्थान है, जो कि अमरत्व के तत्व से पुष्पित है। उन्होंने कहा कि गुलामी के कालखंड के दौरान दुर्भाग्यवश साजिशन एक ऐसे इतिहास की रचना की गई जो हमारे आत्मगौरव के खिलाफ रहा। हमें ऐसा कुछ बताने की कोशिश की गई जो भारतीय वीरता बलिदान की महान परंपरा के बारे में चुप रहा, और ये परिपाटी आजादी के बाद भी बनी रही। हमारे हजारों वर्षों की जीवंतता, हमारे पराक्रम की निरंतरता, यही भारत का इतिहास है। लेकिन हमें सदियों से ये बताने की कोशिश की गई कि हम हमेशा लूटने पीटने वाले, हारने वाले लोग रहे हैं। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, भारत का इतिहास जंग का है, भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। गुजरात की बात करें तो गुजरात में धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज खेड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। खेड़ना महुधा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के चुनाव में सबसे ज्यादा दागी प्रत्याशी हैं। और बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली बीजेपी प्रभारी बजयंत पांडा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, हर्षवर्धन, हंसराज हंस और प्रवेश वर्मा ने यह संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में 5 रुपए में खाना, स्मार्ट स्कूल, 5वीं की मेधावी छात्राओं को मुफ्त साइकिल सहित कई वादे किए गए हैं। हमारी सिद्धि है। जिन संकल्पों को पूरा करना हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है, जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम जवाबदेही खड़े उतरते हैं, ऐसी टीम को हमने आज जनता के समक्ष रखा है। अच्छे विश्वास करने लायक उम्मीदवार कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी ने उतारे हैं, बजाय के ऐसे उम्मीदवार जो रिश्वतखोरी करें या रिश्वत देके अपनी सीट लें, आम आदमी पार्टी का टिकट लें, ऐसे कैंडिडेट से
मैं समझता हूं दिल्ली की जनता बचेगी और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी स्वच्छ शासन को इस कॉरपोरेशन में मौका देगी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार को एक दूसरे का पर्यायवाची बताया। उन्होंने कहा कि आज केजरीवाल का सच जनता के सामने आ गया है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार ऐतिहासिक चरम सीमा पर है, जिस प्रकार से एक के बाद एक कांड भ्रष्टाचार के अलग अलग स्वरूप दिल्ली की सरकार ने देश में दिखाए, उससे स्वाभाविक रूप से देश की इमेज को, लोगों के प्रति राजनीतिज्ञों के विश्वास के ऊपर बहुत बड़ा धक्का पड़ा है। 42,000 करोड़ रुपए जो फाइनेंस कमीशन के आधार पर दिल्ली की सरकार ने नगर निगमों को देना था, जिसके आधार पर नगर निगम अपना काम कर सके, वो उन्होंने दिया नहीं। और दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले के मामले में सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने पहली चार्जशीट में 7 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर, व्यवसायी अभिषेक बोयनपल्ली, समीर महेंद्रो, अरुण पिल्लई, मुथु गौतम और 2 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 में मुख्य भाषण दिया। उन्होंने कहा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में न केवल क्षेत्रीय बल्कि व्यापक वैश्विक समुदाय के आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। It is our moral responsibility to strive towards building a better world that is secure and just for everyone. In fact, in India, our philosophers and visionaries have always dreamed of a human community transcending political borders. It is my firm belief that if security becomes a truly collective enterprise, then we can think of creating a global order which is beneficial to all of us. The global community has been working towards it through multiple platforms and agencies, UN Security Council being the foremost among them. केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के कटरा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन कुछ डिजिटल नवाचारों और प्रौद्योगिकियों को उन पर चर्चा के लिए एक मंच होगा जो भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए प्रशासन के लिए अगले दशक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ई गवर्नेंस के साथ बदल रहा है भारत। डिजिटल क्रांति के एक नए युग में बढ़ रहा है भारत। हाईटेक हो रहे हैं सरकारी दफ्तर, मोबाइल ऐप्स के जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं सार्वजनिक सेवाएं, कोर्ट कचहरी, पुलिस, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर मंडियों तक का हो रहा है डिजिटलीकरण। विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक एवं नवाचार के विकास ने लोगों के जीवन को सरल बनाया है और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए सुशासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश के दूरस्थ क्षेत्र अब नहीं है वंचित, क्योंकि ई गवर्नेंस ने मिटाई हैं दूरियां। ऑनलाइन माध्यम से सरकारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे मिलने से आम नागरिकों की समय और पैसे की बचत हो रही है।
ई गवर्नेंस को मजबूती प्रदान करने वाली तमाम पहलों को भारत सरकार प्रोत्साहित एवं सम्मानित करती है। इसी कड़ी में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले केंद्र एवं राज्य सरकारों के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी व गैर सरकारी शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2020-21 के ई गवर्नेंस अवार्ड हैदराबाद में आयोजित सम्मेलन में दिए गए थे, जहां 26 सर्वश्रेष्ठ विजेताओं को पुरस्कृत किया गया था। 25वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कटरा जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जहां नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2022 दिए जाएंगे। इस साल की थीम है ब्रिंगिंग सिटीजंस, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2022 के लिए 5 कैटेगरी निर्धारित की गई हैं, जिनमें कुल 18 पुरस्कार हैं, 9 स्वर्ण और 9 रजत पुरस्कार। इस वर्ष इन 5 श्रेणियों में कुल 432 आवेदन आए, जिनमें से 18 सर्वश्रेष्ठ पहलों को चयनित कर सम्मानित किया जा रहा है। तकनीक और नवाचार के माध्यम से अद्वितीय कार्य करने वाले इन सभी विजेताओं ने देश में ई गवर्नेंस को नया आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके द्वारा विकसित की गई तकनीकों से प्रशासनिक सेवाओं में सुधार आया है और आम नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। समय और संसाधन की बचत होने के साथ साथ पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ रही है। इन डिजिटल पहलों की मदद से सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी मदद मिली है, जिससे देश के दूर दराज क्षेत्र भी मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन के सृजन की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है भारत। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर ने विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद तेजी से प्रगति की है। Right from the beginning, since 2014, ever since Prime Minister Modi took over on the 26th of May 2014, there have been series of governance reforms, new experiments done very successfully, best practices introduced with adequate use of technology, also use of artificial intelligence, and there are so many success stories. We are the first in the government, in the Department of Pensions, which also is a part of the Ministry of Personnel, to have used or introduced face recognition technology to generate the life certificate for elderly pensioners. But somehow many of these practices got to get introduced in Jammu and Kashmir only after it became union territory. I am glad to say that soon after it turned into a union territory on the 31st of October 2019, within 15 days we were there. On the 15th of November, when Mr. Murmu was the Lieutenant Governor there, we held the first conference on good governance practices in Jammu. Then another one in December, the succeeding month. 2 more were held later on subsequently in Srinagar. And there have been 6 training programs for those officers. We are trying to make up for the lapse of the earlier years. And also the other notable feature is that under Prime Minister Modi, we also introduced this new practice of holding governance conferences in different parts of the country instead of holding them only in the national capital, though it sounds very convenient. You have the ready-made venues, etc. But we thought we should reach out to the stakeholders. So we have had such conferences in Mumbai in the west, up there Itanagar in northeast, down there in Hyderabad, Nagpur, Uttar Pradesh, Lucknow, and now of course also in Jammu and Kashmir. We also helped them to get over, I think, save as much as rupees 200 crore which they were spending in carrying and transporting all the office files and the office material from Jammu to Srinagar and to and fro, because they changed the capital during the winter and the summer, and likewise. So similarly, the District Governance Index has been introduced last year in Jammu and Kashmir. So a lot of other practices which were earlier not being introduced in Jammu and Kashmir, but which were very close to Mr. Modi's heart and had been actually inspired by him, are now getting introduced over there. और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे हमारे साथ। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा,
प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। मानव विकास सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आकांक्षी जिला महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में मातृत्व सुरक्षा के लिए वरदान साबित हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले को कुपोषण और एनीमिया मुक्त करने की पहल महिलाओं को संबल प्रदान कर रही है। देखते हैं जमीनी हकीकत से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। जच्चा बच्चा के लिए पौष्टिक आहार एवं पोषण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले को एनीमिया मुक्त करने की पहल शुरू की गई है, जिसके लिए सघन जागरूकता एवं चिकित्सीय परामर्श में विभाग जुटा हुआ है। न्यूट्रिशन का जो समुपदेशन है, उनका काउंसलिंग है, वो कर रहे हैं। कैसा खाना खाना चाहिए, कौन से घटक लेने चाहिए, और उसके साथ में ग्राम पंचायत से हमारे यहाँ गुड़ और शेंगदाने के लड्डू हर दिन ये सभी एज ग्रुप को दिए जा रहे हैं। उस्मानाबाद जिले में 44% गर्भवती महिलाएं एनीमिया की चपेट में हैं। इसके अलावा 15 से 24 वर्ष की आयु की लड़कियों में भी एनीमिया की शिकायत यहाँ मिलती है। बच्चों के कुपोषण की ये एक बड़ी वजह मानी जाती है। माता और शिशु मृत्यु दर में सुधार के लिए जरूरी है कि इस पर काबू पाया जाए। इसके लिए यहाँ महिलाओं के लिए विशेष निःशुल्क अभियान चलाया जा रहा है। खून की कमी की वजह से जो बच्चे पे एनीमिया के ऊपर जो परिणाम होता है, उसके वास्ते हम उनकी टेस्ट करते हैं। पहली बार टेस्ट करने के बाद उनका खून की कितनी कमी है वो देखते हैं। उसके अंदर जब खून की कमी 9 से या 10 के अंदर होंगी तो उनको टैबलेट देते हैं 2 टाइम, और उनको खाने के वास्ते सलाह देते हैं। बहरहाल जिस तरीके से गर्भवती महिलाओं और युवतियों को लक्षित करके सरकार उन तक संसाधन और सेवा पहुंचा रही है, उम्मीद की जानी चाहिए कि उस्मानाबाद से एनीमिया का खात्मा निकट भविष्य में जरूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। विभिन्न विभागों से पेंशन प्राप्त करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हर साल अपने जीवन का प्रमाण पत्र बैंक में देने के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब केंद्र और प्रदेश सरकार ने एक ऐप के जरिए अपने मोबाइल से घर बैठे ये प्रमाण पत्र बनाने और बैंक में अपलोड करने का तरीका ढूंढ निकाला है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को काफी सहजता होगी। सरकार और भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक शिविर लगाया गया। इसी तरह का एक शिविर हिसार के यमुनानगर में लगाया गया। इसमें एक ऐप के जरिए उन्हें डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाना और उसे अपलोड करने के तरीके से अवगत कराया गया। और वहीं सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों ने सरकार की इस योजना का स्वागत करते हुए कहा कि अब तक उन्हें जीवन प्रमाण पत्र के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था, बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब उससे छुटकारा मिलेगा। ये जो आज सेमिनार लगा है ना, जो जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए, बड़े लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। इस ऐप के थ्रू हम घर बैठे अपना भी और किसी और का भी लाइफ सर्टिफिकेट सीधे बैंक में जमा भेज सकते। आज स्टेट बैंक की तरफ से जगाधरी में एक शिविर लगाया गया, जिसमें हम लोगों को समझाया गया कि जो हम बैंक में जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र देते थे, वो हमें बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। हमें घर बैठे ही अपना ऐप पे डाउनलोड कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक शिविर लगाया, जिसमें जीवन धारा ऐप डाउनलोड करवाया, और इसका अब हम जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप का घर बैठे ही इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पेंशन भोगियों के लिए जो शिविर लगाया था, उसमें हमें बताया गया कि भाई पहले जो सर्टिफिकेट हम ऑन ग्राउंड जाके बैंक में जमा किया करते थे, अब उसको हम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। इससे हमें बहुत सुविधा हो गई है और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रुकना एक और छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे हमारे साथ।
लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। काशी तमिल संगमम समारोह में आज आयोजित शैक्षणिक सत्र में वक्ताओं ने काशी और तमिलनाडु के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर चर्चा की। मुख्य अतिथि तेलंगाना की राज्यपाल और पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने ये कहा कि काशी तमिल संगमम के जरिए उत्तर और दक्षिण की संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है, जो अद्भुत और अनूठा है। डॉक्टर सौंदरराजन ने ये कहा कि काशी और तमिल के बीच सदियों पुराना संबंध रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नया स्वरूप दिया। It's a grand old connection, but it is now revived. And culturally, naturally also, we are all united because we have Tenkasi, Sivagasi, and the phrase itself, Kashi Rameshwaram, and whoever may come for a pilgrimage, the phrase itself says Kashi Rameshwaram, Rameshwaram Kashi. So, Tamil and Kashi already united. And Honorable Prime Minister, I am thankful to him because of his initiative. Ganga is so clean. Our soul is clean and Ganga is clean, and he dedicates all his prize material and auction that, and he spends for it. And apart from that, as a Tamilian, I am very proud. In Banaras University, they have made Tamil chair for to make the Tamil to honor the Tamil. So I am really very happy. And this idea of connecting Tamil and Kashi Sangamam, and all the youngsters are visiting. So it's a great connection, revived. And we are very happy as a Tamilian. I am very thankful to our Honorable Prime Minister. उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।